जे बॉस न्यूज़ एंड व्यूज़ के सभी व्यूअर्स को मेरा हार्दिक नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो। इस वीडियो में आज हम बताने जा रहे हैं एक धूर्त समाज द्वारा दूसरे समाज को गरीब और दरिद्र बता करके समूह में लोगों को जबरन विदेश भेजना और इसकी वजह से उस देश में भी एक सामाजिक विस्थापन की समस्या को पैदा करना और दूसरा जिस देश में वो भेजे गए हैं वहाँ पर अमानवीय अत्याचार कर इतिहास के काले पन्ने को लिखना। हमारी कोशिश यही है कि आपका सिर कहीं झुके नहीं, आप कहीं रुके नहीं, क्योंकि यह चैनल उन दर्शकों श्रोताओं के लिए है जो समाज में सबसे आगे रहना चाहते हैं, उन गृहिणियों के लिए है जिनमें अपने बच्चों को गाइड करने की क्षमता है, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई कर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए है जो वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन टीचर्स के लिए है जो टीचिंग में कभी कमजोर नहीं रहना चाहते, उन प्रोफेशनल्स के लिए है, उन दुकानदारों के लिए है, उन किसानों के लिए है, उन आम लोगों के लिए है जो कि बातचीत में, व्यवहार में, कहीं चर्चा के दौरान अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं और तथ्यों के साथ प्रस्तुत होना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा कि हाल में ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए थे। ब्रिटेन ने कहा कि भारत से जो भी लोग आएंगे और भारतीय वैक्सीनेशन करा कर आए होंगे उनको 14 दिन के क्वारंटाइन पर रहना होगा। भारत सरकार ने पहले अनुरोध किया, फिर विरोध किया और उसके बाद जब ब्रिटेन नहीं माना तो उसी तरह के सैंक्शन ब्रिटेन से आने वालों पर जब लगा दिए गए, ब्रिटेन के होश ठिकाने आ गए। उसने एक झटके में पिछले सारे आदेशों को वापस लेते हुए भारत से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन से मुक्ति दे दी। ये है ब्रिटेन की धूर्तता का ताजा उदाहरण। आपको मालूम ही है यूरोप से 2 अभियान शुरू हुए थे। कोलंबस चला तो था भारत की खोज में, वेस्ट इंडीज में जाकर रुका, फिर उसने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा भारत पहुंचने में सफल रहा। जब वो लौट के गया है तो यूरोपियों को असली में पता चला है कि भारत में कितनी संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए ब्रिटेन में 1600 ईस्वी में एक कंपनी बनाई जाती है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। इस कंपनी को दक्षिण पूर्व एशिया, जिसमें भारत भी शामिल था, वहाँ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया जाता है और 24 अगस्त 1608 को ईस्ट इंडिया कंपनी का जहाज सूरत के बंदरगाह पर पहली बार आता है। उसके बाद मुगल बादशाह जहांगीर के पास एप्लीकेशन लेके जाते हैं कि हम यहाँ कुछ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप हमें इजाजत दें। जहांगीर की इजाजत मिलने के बाद 1619 में सूरत में फैक्ट्री भी चालू हो जाती है। इसी दौरान विजयनगरम के शासक से भी अनुमति ली जाती है। मद्रास को दूसरे नंबर का हब बनाया जाता है। 1639 में मुंबई में व्यापार शुरू होता है। अंत में कलकत्ता का नंबर आता है। 1690 में व्यापार शुरू होता है। इसी बीच भारत के विभिन्न शासकों के साथ में वो चाटुकारिता पूर्वक व्यवहार करते हुए कई अधिकार अपने पास ले लेते हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ अब से करीबन 250 साल पहले, जब ब्रिटेन भारत पर राज करता था या उनके लोग यहाँ पर राज करते थे। भारतीय लोगों को हजारों किलोमीटर दूर फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, गयाना और अन्य 22 देशों में भेजा गया और मजदूर बनाकर भेजा गया। इनको चाबुकों से पीटा जाता, गाली गलौच होती, 18 घंटे से लेकर के 20 घंटे तक इनसे काम कराया जाता। इंग्लैंड का स्लेवरी एबॉलिशन एक्ट पारित हुआ। इससे करीब 2 दर्जन देशों में लेबर समस्या पैदा हो गई। वहाँ के चाय बागान मालिक और गन्ना उत्पादकों ने सरकार से अनुरोध किया कि लेबरों की समस्या है और उसको दूर किया जाए। अब अंग्रेजों ने इसकी एक नई काट निकाली। उन्होंने कहा कि दास तो हम दे नहीं सकते हैं, इसकी जगह पर एग्रीमेंट लेबर की व्यवस्था करते हैं। कानूनी तौर पर एग्रीमेंट में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी गई थी, लेकिन उन पर अमल कभी नहीं हुआ। जिन श्रमिकों को, जिन मजदूरों को, जिन लेबरों को दूर दूर देशों में भेजा था, उन्हें एग्रीमेंट लेबर कहा गया। इसमें अधिकांश लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के थे। वो आपस में बातचीत में इसको एग्रीमेंटिया लेबर कहा करते थे। तो एग्रीमेंटिया को आगे धीरे धीरे करके वो गिरमिंटिया हो गया। 2 नवंबर 1834 को मॉरिशस के पोर्ट लुई में जिस तट पर एटलस नामक जहाज 36 श्रमिकों को लेकर पहुंचा था, आज उसे अप्रवासी भारतीय घाट कहा जाता है और सन 2006 में यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर चुका है। जब पहला जहाज मॉरिशस पहुंचता है, पानी के लेवल से 16 सीढ़ियां चढ़ने के बाद भारतीय लोग वहां की मुख्य जमीन में पहुंचे।
तो वो 16 सीढ़ियां आज भी संरक्षित रखी गई हैं। इस तरह से गिरमिटिया मजदूरों का एक नया जीवन, एक नया संसार शुरू हो गया। लेकिन धन्यवाद है उन सब गिरमिटियाओं का जो आज भी भारतीय बोली, भारतीय भाषा, भारतीय संस्कृति को बचाए हुए हैं। भारत से इन लेबरों को ले जाने वाली कंपनी थी हंटर आर्बुथनॉट एंड कंपनी। कलकत्ता के पुलिस हेडक्वार्टर में एक मजिस्ट्रेट ने अंग्रेजी में पढ़ा और सबने अंगूठा लगा दिया, हो गया एग्रीमेंट। उस दौरान जो भी नाम बताए गए उन्हें अंग्रेजों ने अपनी मंशा के अनुसार लिख दिया। अगर कलाचंद है तो उसको कैला चांद बना दिया, चंपा है तो चंपा उसको कर दिया, बेचू है तो बाचू कर दिया। तो इस तरह से नाम यहीं से बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज अगर हम मॉरिशस में या वेस्ट इंडीज में कुछ नामों को बदला हुआ देखते हैं तो ये प्रक्रिया कलकत्ता से ही शुरू हुई थी। फ्रांस और हॉलैंड ने भी अपने उपनिवेशों में लेबरों की क्राइसिस को खत्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी से श्रमिक मांगे। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासक बन चुकी थी, अब वो लेबरों की सप्लायर भी बन गई। सभी जानते हैं कि यूरोपीय देश खुद को सभ्य और बुद्धिमान मानते रहे हैं, दूसरों को वो एक दर्जा नीचे दिखाते आए हैं। कलकत्ता के डिपो में सबसे पहले ये छटनी होती कि कौन कमजोर है, कौन बीमार है, तो 3-4 दिन में ये प्रोसेस पूरी होती। यहाँ पर इनके जो गांव के कपड़े हैं उनको फेंक देने की प्रथा चालू की गई। अब उनका नाम लिस्ट में अंग्रेजी उच्चारण के साथ हो गया है और गांव की जो निशानी थी वो भी यहाँ पर समाप्त हो गई। इस तरह से ये 20 दिन की एक प्रोसेस थी जिसमें इनको रख करके परखा जाता और फिर जहाजों में अलग अलग स्थानों के लिए। और ये भी देखने में आया कई बार पिता एक जहाज में एक देश के लिए भेज दिया गया तो बेटा दूसरे जहाज में दूसरे देश के लिए। परिवार बिखर गए और बाद में उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाया कि कौन कहाँ गया। इसके पहले जो मैंने वीडियो जारी किया था केयरटेकर ऑफ कल्चर, इस टाइटल से आपने वीडियो अवश्य देखा होगा। नहीं देखें तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी होगी, आप देख सकते हैं। ये इसका पहला पार्ट है, किस तरह से भारतीय प्रवासियों ने विदेशों में जहां कोई उनको पहचानता नहीं था, जहां पर पूरी जमीन पूरी धरती उनके लिए अनजान थी, उन देशों में भारतीयता को, भारतीय भाषा को, बोलियों को बचाए रखा है। आज भी वो गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। उनकी चौथी और 5वीं पीढ़ियां वहां पर कार्यरत हैं, वहां कार्य कर रही हैं, वहां के राजनीतिक, वहां के प्रशासनिक, वहाँ के व्यापारिक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। इसके बावजूद वो भारत आकर के अपनी मूल जड़ों को खोज रहे हैं। हर गिरमिटिया की यही व्यथा है कि वो भारत से बिना उनकी इच्छा के दूर कर दिया गया और सदा के लिए दूर कर दिया गया। जिन लोगों ने अभी इसे सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, कृपया वो ये प्रक्रिया आज पूरी कर लें, क्योंकि मेरे आने वाले वीडियो जो ज्ञानवर्धक वीडियो हैं आप तक उनकी जानकारी सबसे पहले आ जाएगी। आपके द्वारा उठाया गया यह कष्ट मुझे ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अंत में मैं एक मुहावरा आप लोगों के साथ में छोड़ जा रहा हूँ, नादान दोस्त से बेहतर है समझदार दुश्मन। अपने आगे पीछे अपने जीवन के वर्षों को इस पर रखकर देखिएगा क्या परिणाम आता है। अगर शेयर करना चाहेंगे तो शेयर करें, वरना खुद ही आत्ममंथन कर लें। इन्हीं शब्दों के साथ पूरी होती है आज की बात। बहुत बहुत धन्यवाद।